नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और आप सभी को पता है कि हम लोग इस साहित्य गुरु चैनल के माध्यम से हिंदी साहित्य से संबंधित तमाम एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। फिलहाल हमारा जो लक्ष्य है वो नेट जीआरएफ का एग्ज़ाम है। उसी एग्ज़ाम को पर्पस बना करके हम आज यूनिट 2 को पढ़ेंगे, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास है। देखिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, इसको अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप हिंदी साहित्य को समझने में असक्षम होंगे। तो चलिए इस यूनिट को हम थोड़े गहराई से पढ़ेंगे, इसके जो भी महत्वपूर्ण बिंदु है इसको देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो वीडियो है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आपको 2 पार्ट्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा है और मैं नहीं चाहता कि आपको ज़्यादा बड़ा कंटेंट एक ही वीडियो में दे दिया जाए, ताकि क्या है कि हम ज़्यादा बड़ा कंटेंट जो है देख भी नहीं पाते। तो चलिए आइए हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में 2 पार्ट्स में देखेंगे और जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं इतिहास से उन सभी को देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहले हम इतिहास शब्द के अर्थ को समझते हैं ना। इतिहास शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत भाषा के 3 शब्दों से इति, ह और आस से हुआ है। इति का अर्थ होता है जैसा, वैसा ही। ह का अर्थ होता है वैसा ही, सत्य या सचमुच। तथा आस का अर्थ होता है निश्चित, घटित होना, मतलब सच में घटित हुआ था। अर्थात जो घटनाएं अतीत काल में निश्चित रूप से घटी हैं वही इतिहास है। तो आप लोगों ने इसकी परिभाषा देखी इतिहास की। अगर आप हिस्ट्री के भी स्टूडेंट हैं तो आप ये जो परिभाषा है लिख सकते हैं। वहीं देखिए, इतिहास का जो अर्थ है क्या होता है। इतिहास 2 शब्दों के मेल से बना है, इति प्लस हास, जिसका अर्थ होता है ऐसा ही हुआ होगा। अर्थात इतिहास शब्द का अर्थ है अतीत के घटित घटनाओं का क्रमबद्ध ब्यौरा। देखिए, इतिहास जो शब्द है ना, इसका देखिए सही परिभाषा यही है कि अतीत के घटित घटनाओं का क्रमबद्ध ब्यौरा ही इतिहास है। वहीं जो अतीत होता है उसमें हमें तिथियों का पता नहीं होता, लेकिन इतिहास में हमें पता होता है कि कौन सी घटनाएं हैं, कौन सी घटनाएं जो है कब घटित हुई हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। वहीं देखिए, इतिहास की परिभाषा अगर हम देखें तो इतिहास सामाजिक जीवन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अतीत काल की घटनाओं या उससे संबंध रखने वाले व्यक्तियों का काल क्रमानुसार अध्ययन किया जाता है। तो इतिहास में क्या काल क्रमानुसार अध्ययन किया जाता है। वहीं देखिए, इतिहास की परिभाषा विद्वानों के अनुसार देखेंगे और किस विद्वान ने क्या कहा है। तो इतिहास जो शब्द है इंग्लिश में उसके लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करते हैं। और हेरोडोटस जो है इसके पितामह माने जाते हैं। और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। ठीक है, हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है और इनकी पुस्तक का नाम क्या है, हिस्टोरिका। वहीं देखिए, हेरोडोटस के शब्दों में सत्य घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या है, हिस्टोरिका। तो इनकी किताब का क्या नाम है, हिस्टोरिका। भारत में इतिहास के जनक महर्षि वेदव्यास को माना जाता है। उनके द्वारा रचित महाभारत भारत के इतिहास की प्राचीनतम पुस्तक मानी जाती है। तो भारत के जो हेरोडोटस हैं या प्रथम इतिहासकार हैं वह किसको माना जाता है, महर्षि वेदव्यास को माना जाता है। महर्षि वेदव्यास ने इतिहास की परिभाषा देते हुए कहा है, धर्मार्थ काम मोक्षेषु उपदेश संवन्त्यम सत्याख्यात इति इतिहास समुच्यते। देखिए, अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष के उपदेश से युक्त सत्य आख्यान वर्णन ही क्या है, इतिहास कहलाता है। तो देखिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि इस शब्द का अर्थ क्या है और हमें पता नहीं होता। तो देखिए, इन शब्दों के अर्थ हमें पता होना चाहिए और किसने क्या कहा है। जनरल नॉलेज भी इससे आपकी बढ़ेगी, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कार्यालय, ठीक है, कार्लाइन के अनुसार इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांतों उदाहरण के माध्यम से शिक्षा देता है। मतलब वह शिक्षा देने का काम करता है इतिहास, है ना। चार्ल्स डार्विन जिन्होंने सिद्धांत दिया था कि मनुष्य जो है कैसे विकसित हुआ है, बंदर से। तो देखिए क्या है,
चार्ल्स डार्विन ये विज्ञान साइंस से संबंधित थे। इन्होंने इतिहास की परिभाषा विकासवादी दृष्टिकोण के अनुसार देते हुए कहा है, सृष्टि का बाह्य विकास उसके आंतरिक विकास का प्रतिबिंब है। इस आंतरिक विकास की प्रक्रिया को खोजने का नाम ही क्या है? इतिहास है। मतलब जो उसका बाह्य विकास है ना, उसके आंतरिक विकास का क्या प्रतिबिंब है, और उसी को खोजने की कोशिश क्या है? इतिहास है। तो इन्होंने अपने अनुसार दिया है चार्ल्स डार्विन ने। और देखिए क्या है, हिंगल के अनुसार देखें तो इतिहास केवल घटनाओं का संकलन मात्र नहीं है, अपितु घटनाओं के पीछे कार्यकरण की श्रृंखला विद्यमान होती है। इसी कार्यकरण श्रृंखला को खोजने का नाम क्या है? इतिहास है। वहीं देखिए डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार जो है इतिहास क्या है। अब हिंदी के रचनाकारों के नाम आ रहे हैं तो आप इनको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार कवि के कार्यों को विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखाना ही इतिहास है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। इस पुस्तक में इन्होंने ये बात लिखी है। तो इनकी पुस्तक का नाम भी आपको पता लग गया होगा कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जो है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक है। वहीं देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इतिहास क्या है। तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मतलब स्टेटमेंट होने वाली है, क्योंकि ये जो कथन है बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तो देखिए ये जो स्टेटमेंट है, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्तियों में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य की परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मतलब ये स्टेटमेंट ये आपको याद होनी चाहिए। इसको आप मतलब रट लेना, लेकिन इसको याद कर लेना, ये इतनी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वहीं देखिए डॉक्टर नगेंद्र है वह क्या मानते हैं? साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है, जिनका सीधा संबंध आर्थिक और विकासात्मक चिंतन से है। वहीं देखिए इतिहास लेखन की जो पद्धतियां हैं, मतलब इतिहास जो है पहले कैसे लिखा गया, उसके बाद किस तरह से लिखा गया, और इतिहास लेखन लिखने के कुछ तरीके हैं, शैली है, तो उनको हम देखेंगे कि वो क्या पद्धतियां हैं ना। इतिहास लेखन की प्रमुख पद्धति निम्नलिखित है। तो देखिए कौन कौन सी पद्धतियां। 2 पद्धति है इतिहास लिखने की। पहले का नाम है वर्णानुक्रम पद्धति, जिसमें क्या चीज़ होता है कि अल्फ़ाबेट के हिसाब से, जैसे डिक्शनरी लिखा जाता है ना, उस हिसाब से उसको लिख दिया जाता है कि मतलब जिसका नाम क से आ रहा है पहले उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद ख के नाम वाले को। तो मतलब ये एक तरह से देखिए, इसको आप पढ़ लीजिए। वह पद्धति जिसमें रचनाकारों का परिचय वर्णमाला के वर्णों के अनुक्रम से दिया जाता है उसे वर्णानुक्रम पद्धति कहते हैं। यह इतिहास लेखन की सबसे प्राचीन पद्धति है। यह अमनोवैज्ञानिक पद्धति या वैज्ञानिक पद्धति है ना। और गार्सा द तासी ने इस्तवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी तथा ठाकुर शिव सिंह सैंगल ने शिव सिंह सरोज में इसी पद्धति का प्रयोग किया है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि वर्णानुक्रम पद्धति के अनुसार लिखे गए इतिहास ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो जो सबसे पहला इतिहास ग्रंथ लिखा गया हिंदी का, जिसका नाम है इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी, वह वर्णानुक्रम में लिखा गया। सरोज स्मृति भी इसी में लिखा गया। तो ये आपको पता होना चाहिए और इसकी पद्धति आपको याद होनी चाहिए। वहीं देखिए कालानुक्रम पद्धति के अनुसार देखते हैं, सबसे अधिक इतिहास इसी पद्धति में लिखा गया है। काल के हिसाब से कि मतलब टाइम पीरियड के हिसाब से, जो पहले आया उसका पहले इतिहास लिखा जाएगा, जो बाद में आया उसका बाद में। तो देखिए टाइम पीरियड के हिसाब से लिखा गया है। सबसे अधिक इतिहास जो है इसी पद्धति में लिखा गया है। यह पद्धति जिसमें रचनाकारों का परिचय उनके जन्मकाल के अनुसार यानी उनके युग के अनुसार दिया जाता है उसे कालानुक्रम पद्धति कहते हैं। यह इतिहास लेखन की सबसे लोकप्रिय और प्रचलित पद्धति है। इस पद्धति का सबसे पहले प्रयोग
जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ में किया है। यह ग्रंथ जो है इंग्लिश में लिखा गया है। तो देखिए द मॉडर्न वर्नाकुलर हिंदी लिटरेचर जो है इंग्लिश में लिखा गया ग्रंथ है और जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और देखिए क्या है, और वैज्ञानिक पद्धति यह इतिहास लेखन की वह पद्धति है जिसमें शास्त्रीय मान्यताओं, भाषा, विज्ञान आदि के सिद्धांतों के आधार पर रचनाओं का मूल्यांकन किया जाता है, उसे वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। हिंदी में इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में किया है। तो देखिए 3 तरह की पद्धति है, जिनमें से 2 जो है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वर्णानुक्रम, और दूसरा जो है एक मिनट पद्धति, दूसरी पद्धति जो है, एक मिनट, वर्णानुक्रम पद्धति पहली हो गई और दूसरी पद्धति हो गई कालानुक्रम पद्धति। तो देखिए पहली पद्धति वर्णानुक्रम, दूसरी कालानुक्रम और तीसरी जो है वैज्ञानिक पद्धति। तो ये 3 तरह की पद्धतियां हैं और ये तीनों की तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो तीसरी पद्धति में केवल आपको एक नाम याद करना है, जिसमें से जो है गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, और यही मतलब इस पद्धति में इन्होंने इतिहास लिखा है जिसका नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। आलोचनात्मक पद्धति भी देख लीजिए। आलोचनात्मक पद्धति वह पद्धति जिसके अंतर्गत रचनाकारों के परिचय से अधिक उनकी रचनाओं के गुण और दोष बताने पर बल दिया जाता है, उसे आलोचनात्मक पद्धति कहते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सबसे पहले इस पद्धति का प्रयोग किया हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में किया था। यह 1938 ईस्वी में लिखा गया था। यह ग्रंथ अभी तक अधूरा है, तो इस ग्रंथ को अभी तक अधूरा ही माना गया है और डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है यह ग्रंथ, तो आपको पता होना चाहिए। आलोचनात्मक ग्रंथ है और आलोचनात्मक पद्धति के हिसाब से लिखा गया है। और देखिए क्या है, समाज शास्त्रीय पद्धति इतिहास लेखन की वह पद्धति जिसमें रचनाकारों का मूल्यांकन उनके द्वारा समाज को प्रभावित करने के आधार पर किया जाता है, उसे समाज शास्त्रीय पद्धति कहते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने तीनों इतिहास ग्रंथों में इसी पद्धति का प्रयोग किया है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में लिखी गई, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1953। ये तीनों पुस्तकें जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई और ये तीनों की तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और तीनों की तीनों ही इतिहास ग्रंथ है जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास के पर्पज से लिखा गया है। तो इनसे प्रश्न जो है बनना लगभग तय ही रहते हैं, तो आप इनको बिल्कुल याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इनसे प्रश्न बनने मतलब फुल चांसेस हैं कि इनसे प्रश्न बनने तय हैं। विधेयवादी पद्धति, अब देखिए विधेयवादी पद्धति को देखते हैं। यह इतिहास लेखन की नवीनतम और सर्वश्रेष्ठ पद्धति है। देखिए सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनता है इतिहास लेखन का वह बनता है वर्णानुक्रम पद्धति से और विधेयवादी पद्धति से। तो देखिए विधेयवादी पद्धति यह इतिहास लेखन की क्या है, नवीन मतलब नई सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, जिस पद्धति में रचनाकार के जाति, वातावरण, क्षण, युग विशेष की प्रवृत्ति, भाषा का विकास क्रम, शास्त्रीय मान्यताओं, रचनाकार को समाज की देन आदि सभी घटनाओं पर मूल्यांकन किया जाता है, उसे विधेयवादी पद्धति कहते हैं। और विश्व में सबसे पहले इस पद्धति का प्रयोग तेन ने किया था और तेन इस पद्धति के जन्मदाता माने जाते हैं। हिंदी में इस पद्धति का प्रयोग सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया और दोहरा नामकरण इसी पद्धति की विशेषता है। इसी कारण उनके इतिहास ग्रंथ को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। आपको पता होगा कि हिंदी साहित्य का जो सर्वमानिक इतिहास ग्रंथ है वह रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि 1929 में प्रकाशित हुई थी वह मानी जाती है और उन्होंने
रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया था अपने इतिहास ग्रंथ को लिखने के लिए। और इस पद्धति में होता क्या है कि इस पद्धति में जो रचनाकार मतलब जिसके बारे में हम लिखते हैं उसके पूरे एनवायरनमेंट को देखते हैं, सराउंडिंग को देखते हैं कि उस समय काल में हो क्या रहा था। मतलब वो जो रचनाकार है वो कहाँ से आता है, किस जाति का है और किस धर्म से बिलोंग करता है, और वह कैसी जगह पे रहता है, वहाँ का राजनीतिक परिवेश कैसा है, मतलब उसके परिवेश को देखा जाता है और वह किस प्रकार की सोच रखता है, इन सभी चीज़ों पे ध्यान दे करके लिखा जाता है। तो देखिए दोहरा नामकरण की भी बात की गई है। आपको पता होगा कि रामचंद्र शुक्ल ने एक ही काल को, जैसे कि आदिकाल को वो आदिकाल भी कहते हैं और वीरगाथा काल भी कहते हैं। तो दोहरे नाम की पद्धति जो है इसी इतिहास लेखन शैली में आता है, तो विधेयवादी पद्धति के अंतर्गत ही आता है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। और इतिहास के स्रोत तथा साधन। अब देखिए इतिहास ग्रंथ के स्रोत और साधन कि मतलब जब इतिहास तो इन्होंने लिखा, लेकिन उनको किस प्रकार के स्रोत मिले, किन साधनों के आधार पर उन्होंने इतिहास ग्रंथ लिखा, तो इसको भी हम देख लेते हैं। और ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने हिंदी साहित्य का इतिहास कभी नहीं पढ़ा और आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो खाली अगर आप ये 2 वीडियो लेक्चर्स में जो ये इतिहास ग्रंथ में पढ़ा रहा हूँ आपने उसको देख लिया तो आपका जो है 90% काम यहीं से हो जाएगा। देखिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इतिहास के स्रोत को 2 भागों में विभक्त किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अंतः साक्ष्य, आंतरिक स्रोत अर्थात जीवनी, जैसे कि जीवनी रामचरितमानस हो गई, कामायनी हो गई, तो हम पहले क्या है जीवनियों को आधार बनाते हैं इतिहास को लिखने के लिए, क्योंकि उनसे हमें काफ़ी चीज़ें जानने को मिलती है। उसके बाद क्या है बाह्य स्रोतों में देखते हैं। बाहरी स्रोत अर्थात किसी का टीका लिखना आलोचनात्मक बाहरी सोच है, स्रोत है, अतः अंतः साक्ष्य को सबसे प्रमाणित माना जाता है। और इस प्रकार के जो साक्ष्य होते हैं ना उनको सबसे ज़्यादा प्रमाणिक माना जाता है। मतलब कि बाह्य स्रोत क्या है कि जैसे किसी ने, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी और उसी को आधार बना करके किसी ने टीका लिख दिया, उसकी आलोचनात्मक ग्रंथ लिख दिया, तो ये क्या हो गया बाह्य स्रोत हो गया, तो इसको प्रमाणिक भी माना जाता है। और देखिए क्या है 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता, ये दोनों गद्य रचनाएं हैं। इस दोनों ग्रंथों के रचनाकार गोकुलनाथ हैं। इनका रचनाकाल विक्रम संवत 1625 है। इसे ईस्वी बनाने के लिए 57 घटा देने पर 1568 हो जाता है। ये दोनों रचनाएं गद्य में हैं। इसमें पुष्टि मार्ग में दीक्षित भक्त कवियों का परिचय दिया गया है। इसमें सिर्फ पुष्टि मार्ग के भक्त कवियों का वर्णन मिलता है। देखिए क्या है कि 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता जो रचना है ना गोकुलनाथ के द्वारा रचित है। और इसमें क्या बताया गया कि विक्रम संवत 1625 में लिखा गया। मतलब कि जो हमारी डेट चल रही है ना, जैसे कि हम साल 2024 में पढ़ रहे हैं, तो विक्रम संवत के अनुसार देखेंगे तो 57 साल आगे हम चले जाएंगे, 2080 में चले जाएंगे, 81 में चले जाएंगे, है ना। तो विक्रम संवत जो होता है हमेशा 57 साल आगे चला जाता है। कभी भी एग्जाम में आ जाता है कि मतलब कोई डेट दे दी जाएगी आपको विक्रम संवत में, उसको ईस्वी में कन्वर्ट करना होगा, तो उसमें से आप 57 जो है माइनस कर देना, तो वो ईस्वी में डेट जो है हो जाएगी। तो ये प्रश्न भी बनता है, तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये जो दोनों रचनाएं हैं गोकुलनाथ के द्वारा रचित है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और इसके अंदर जिनका वर्णन किया गया ना, ये देखिए ये दोनों रचनाएं जो है गद्य में है, मतलब कि गद्य में लिखी गई है। पद्य में कविताएं लिखी जाती है, दोहे लिखे जाते हैं, लेकिन गद्य में क्या लिखा जाता है निबंध लिखा जाता है, कहानी लिखी जाती है, उपन्यास लिखे जाते हैं। तो ये गद्य फॉर्म में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसमें पुष्टि मार्ग में जितने भी भक्त कवि दीक्षित हुए हैं ना, उन सबका परिचय इसमें हमें देखने को मिलता है। वहीं देखिए क्या है, आगे देखते हैं। और इतिहास के स्रोतों के रूप में इतिहास के स्रोतों के रूप में दूसरी रचना क्या है भक्तमाल है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट। भक्तमाल के रचनाकार नाभादास हैं। नाभादास का एक अन्य नाम नारायण दास भी था और रचना काल विक्रम संवत 1642
और ईस्वी में 1585 ईस्वी था। इसमें 316 56 छंदों में 200 वक्त कवियों का जीवन परिचय दिया गया है। इसमें 116 राम भक्त कवि और 84 कृष्ण भक्त कवि हमें देखने को मिलते हैं। तो 116 जो है राम भक्त कवियों का परिचय है भक्तमाल में, और 84 जो है कृष्ण भक्त कवि हैं। तो ये आपको पॉइंट पता होना चाहिए, कितने कवियों का वर्णन है, कितने कवि किस धारा से हैं और कितने कवि किस धारा से हैं। तो टोटल जो कवि हैं इसमें, टोटल कवि इसमें कितने हैं, इसमें टोटल कवि जो है 200 भक्त कवियों का वर्णन है, जिनमें से 116 जो भक्त कवि हैं वे राम भक्त के हैं और 84 जो हैं वे कृष्ण भक्त के कवि हैं। ये दो खंडों में विभक्त है। जो भक्तमाल रचना है ना, 2 खंडों में विभक्त है। तो देखिए क्या है, पहला खंड जो 84 कृष्ण भक्त कवियों का परिचय है, और दूसरा खंड जो है 116 कृष्ण भक्त कवियों का परिचय है। इस रचना में नाभादास ने तुलसीदास को सबसे बड़ा भक्त कवि माना है, और जो नाभादास की रचना है भक्तमाल, इसमें सबसे श्रेष्ठ जो रचनाकार माने गए हैं वह माने गए हैं तुलसीदास को, ठीक है, जो कि राम भक्त शाखा के सबसे ज्यादा प्रमुख कवि भी माने जाते हैं। वहीं देखिए मूल गोसाई चरित, मूल गोसाई चरित जो रचना है, इसके रचनाकार कौन है, वेनी माधव। तो इनके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा, वेनी माधव के बारे में। वेनी माधव दास थे। वेनी माधव दास तुलसीदास के शिष्य थे। रचना काल जो है विक्रम संवत 1687 माना जाता है, और अगर ईस्वी में देखें तो 1630 हो जाता है। इस रचना में दोहा, चौपाई, त्रोटक छंदों में तुलसी का जीवन परिचय दिया गया है, और इसमें तुलसी का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। इसकी भाषा अवधी है, और इसी रचना के आधार पर अमृतलाल नागर ने तुलसी जी की जीवनी मानस का हंस लिखा है। तो देखिए यह भी प्रश्न बन सकता है कि मानस का हंस जो है कौन सी रचना को आधार बना करके लिखा गया है। तो आप लोग बता सकते हैं कि मूल गोसाई की जो रचना है उसी को आधार बना करके लिखा गया है ना। मूल गोसाई जो चरित है, जिसके रचनाकार वेनी माधव है, उसको आधार बना करके लिखा गया है। और देखिए क्या है, भक्त नामावली, इसके रचनाकार ध्रुवदास थे। इसका रचना काल विक्रम संवत 1698 माना गया है, और 1641 ईस्वी जो है इसका ईस्वी सन में है। यह पद्य रचना है, मतलब कविता के फॉर्म में लिखा गया यह रचना है। इसमें 116 भक्त कवियों का परिचय है। इसमें अंतिम नाम नाभादास का है, और रचना की भाषा क्या है, अवधी है। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए कौन सी रचना कौन सी भाषा में लिखी गई है। मिलान में ये प्रश्न आएंगे और आपको शायद उस टाइम ध्यान ना हो। वहीं देखिए कालिदास हजारा, इसके रचनाकार कालिदास त्रिवेदी हैं। रचना काल विक्रम संवत 1775 माना जाता है, और 1715 ईस्वी जो है इसका समय काल माना जाता है। इसमें 212 भक्त कवियों के 1000 पदों का संकलन है। इसी रचना के आधार पर शिव सिंह सैंगल ने शिव सिंह सरोज की रचना की थी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि शिव सिंह सरोज ने किस रचना को आधार बना करके रचना की थी। तो कालिदास हजारा को शिव सिंह सैंगल ने आधार बना करके शिव सिंह सरोज की रचना की थी। और देखिए काव्य निर्णय, यह एक नीति ग्रंथ है। इसके रचनाकार भिखारी दास है। तो देखिए यह भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है कि काव्य निर्णय जिसके रचनाकार भिखारी दास है। रचना काल जो है 1782 विक्रम संवत है। ईस्वी में देखें तो 1725 ईस्वी हो जाता है। यह एक नीति ग्रंथ है, किंतु कुछ इतिहासकार विषयक जानकारी भी इसमें मिलती है, इसलिए इसे इतिहास के स्रोत में शामिल किया गया है। तो यह रचना जो है आपको जाननी चाहिए, और जरूर से जाननी चाहिए, और हो सके तो पढ़नी भी चाहिए। कवि नामावली, देखिए कवि नामावली, इसके रचनाकार जो है सूदन है। देखिए इसमें आपको कुछ ऐसे पॉइंट भी देखने को मिलेंगे जो कि आपको किताबों में नहीं मिलेंगे, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये इसकी जो PDF है आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से रिवीजन भी कर सकते हैं। बाकी आप वीडियो का इंतजार कीजिएगा, दूसरी वीडियो का,
उसमें मैं सेकंड पार्ट में सारे कंटेंट को लेके आऊँगा, ताकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबी ना हो और आपको पढ़ने में भी सुविधा रहे। कवि नामावली है ना, कवि नामावली, इसके रचनाकार सूदन है। रचना काल जो इसका है 1810 है और 1773 जो है वो ईस्वी सन में है। इस रचना में 10 कवित छंदों में 10 कवियों का परिचय दिया हुआ है। तो देखिए आजकल जैसे कि ट्रेंड सा चल गया है कि छंदों को भी पूछा जाता है कि कौन सा छंद में कौन सी रचना की गई है। तो इसको आपको पता होना चाहिए कि 10 कवित छंदों में 10 कवियों का जो वर्णन है कवि नामावली रचना में हमें देखने को मिलता है। और इसका टाइम पीरियड हो सके तो आप याद कर लेना। राग सागरोद्भव राग, देखिए रचना का नाम है राग सागरोद्भव राग। इसके रचनाकार कृष्णानंद है। रचना काल विक्रम संवत 1900 है। इस रचना में 100 से अधिक कृष्ण भक्त कवियों का परिचय दिया गया है। साथ ही उनके रचनाओं की समीक्षा भी इसमें की गई है। वहीं देखिए श्रृंगार संग्रह, रचनाकार जो है इसके सरदार कवि हैं, है ना। श्रृंगार संग्रह के रचनाकार कौन है? सरदार कवि। रचना काल जो है विक्रम संवत 1904 है। इस रचना में 125 से अधिक रचनाकारों का परिचय है। उनकी रचनाओं में उदाहरण और काव्यांगों, रस, छंद, अलंकार, शब्द, शक्ति आदि की विवेचना हमें देखने को मिलती है। कवि रत्नमाला, देखिए कवि रत्नमाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। रचनाकार इनके हैं मुंशी देवी प्रसाद। रचना काल 1968 विक्रम संवत। इसमें राजस्थान के 108 रचनाकारों का परिचय दिया गया है। इसमें अनेक कवित सवैया छंदों का संग्रह है। इस रचना के 2 भाग है। तो देखिए इसके 2 भाग हैं, इनको भी देख लेते हैं और इसको भी देख लेते हैं। गोरखनाथ एंड दी कनफटा योगीज, रचनाकार ब्रिक्स। रचनाकार विक्रम संवत 1955 है। इसमें गोरखनाथ और नाथ संप्रदाय के धार्मिक सिद्धांतों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो देखिए ये सारे के सारे आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जितने भी थे मैंने आपके साथ आज शेयर किया पार्ट 1 में। पार्ट 2 का आप इंतजार कीजिएगा, आपको पार्ट 2 में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जो कि आपको हिंदी साहित्य से, इतिहास से, मतलब इतिहास को आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। केवल आप इस कंटेंट को देख लीजिए, आप हिंदी साहित्य से संबंधित इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास से सारे जो एग्जाम्स हैं आपको यहीं से पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए आप लोग साहित्य गुरु चैनल के साथ जुड़िए, अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको पीडीएफ और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। हो सकता है कभी कभी कुछ मिस्टेक्स मेरे से हो जाती होंगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ और आपके साथ जितना हो सके उतना बढ़िया चीज़ देने की मैं कोशिश करता हूँ। तो देखिए कोशिश मैं बहुत करता हूँ, बहुत टाइम लगता है एक वीडियो को बनाने में, तो आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि हाँ किस चीज़ को मुझे और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। और आपको किस कंटेंट की ज़रूरत है आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाने की भी कोशिश करूंगा। तो आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिए, साहित्य गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर किया कीजिए और कमेंट करके बताया कीजिए कि कहाँ पे मेरे से कुछ चूक रह गई या कहाँ पे मैं कुछ और इम्प्रूव कर सकता था। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और साहित्य गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो पीडीएफ्स हैं, जितनी भी मतलब मैं क्लासेस लेता हूँ, इन सब की पीडीएफ्स जो है मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, तो आप वहाँ पे जाके जुड़िए और आपको दूसरी जगह पे मतलब जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी इतना सारा कंटेंट मैंने प्रोवाइड कर रखा है कि आपको कहीं किसी भी क्लासेस की सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको अच्छा कंटेंट एक ही जगह पे देखने को मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, जब तक आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रहिए और साहित्य गुरु चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।